तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल फेजेस एंड स्कूल्स ऑफ एथिक्स। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एथिक्स का डेफिनेशन। ओके, अभी इस वीडियो पे हम एथिक्स के फेजेस मतलब स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एथिक्स कैसे ग्रेजुअली डेवलप हो। ओके दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। Okay, तो जो सबसे पहला फेज है या सबसे पहला स्टेज भी आप कह सकते हो, तो वो है द प्री फिलोसॉफिकल हिस्ट्री ऑफ गुड एंड द ट्रांजिशन टू फिलोसफी। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। दिस फेज इंक्लूड्स अर्ली मोरल थिंकिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर फिलोसफी वाज बॉर्न। देखो दोस्तों, तो एथिक्स को ना फिलोसफी का पार्ट कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिलोसफी के आने से पहले एथिक्स नहीं था। ऑब्वियसली फिलोसफी के आने से पहले भी एथिक्स था। कैसे था मैं आपको समझाता हूँ। In ancient societies, ideas of good were based on customs, religion और social norms. Okay, देखो दोस्तों, पुराने सोसाइटीज में एंड इनफैक्ट अगर सच कहो तो आज भी क्या सही है या क्या गलत है, हम ना रिलीजियस या सोशल नॉर्म को देख के जस्टिफाई करते हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मम्मियाँ बहुत कहती है कि खाते वक्त प्लेट में ये मत करो, ये गलत है। या या कोई भी बुरा काम ना करो, ये गलत है। क्यों गलत है? ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस हमारे पहले वाले पूर्वज ने कहा है। तो ये था पहले पहले के टाइम पे एथिक्स ये था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वेर नो सिस्टमेटिक आर्ग्यूमेंट्स, पीपल फॉलोड रूल्स पास डाउन बाय ट्रेडिशन और बिलीफ। मतलब कोई सिस्टमेटिक आर्ग्यूमेंट नहीं था उस टाइम पे। ओके, लोग बस यकीन करते थे। अभी धीरे धीरे फिलोसफी आया और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। कैसे टाइप का क्वेश्चन कि व्हाट इज गुड, क्या अच्छाई है, और हमें मोरल होने के लिए मतलब ये क्यों जरूरी है कि हम मोरल बने। ओके, तो ये था पहला स्टेज, पहला फेज। अभी आता है सेकंड फेज। ओके, सेकंड फेज है सोफिस्ट एंड सोक्रेटिस। अभी सोफिस्ट क्या है? सोफिस्ट है दोस्तों ऐसे टीचर्स जो कि एंशियंट ग्रीस के टाइम पे थे, और वो ना मतलब ट्रेवल करते थे एंड लोगों को पढ़ाते थे। ओके, दे थॉट रेटोरिक मतलब परसुएसिव स्पीकिंग पढ़ाते थे लोगों को। और ये लोग यकीन करते थे इस चीज पे कि मोरालिटी रिलेटिव है। मतलब एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। क्या सही है या क्या गलत है दोस्तों, ये डिपेंड करता है समय पे, जगह पे और लोग पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। सोचो अगर आप रास्ते पे एक बहुत ही से एक भिखारी को देखते हो, तो आप उसको खाना दोगे या पैसा दोगे। तो वहीं पे अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो कि शायद आपके पैसे का कोई गलत इस्तेमाल करे, तो क्या आप उसे पैसा दोगे? नहीं ना। यही होता है डिफरेंस। तो ये इस चीज पे यकीन करता है कि मोरलिटी रिलेटिव है। okay? वो वेरी करता है डिफरेंट सिचुएशन एंड टाइम पे। एंड इनफैक्ट वो ये भी मानते थे कि देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन एथिक्स। मतलब एथिक्स में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ की मतलब यही सच है या यही रूल्स है, वो इसमें बिलीव नहीं करते। ओके, लेकिन जो सोक्रेटिस है हमारा, सोक्रेटिस इस पे एग्री नहीं करता। ओके, वो मानता है ट्रूथ एंड गुडनेस एग्जिस्ट करता है। हम लोगों के बातों को अगर रीजन करने लगे, लोग कैसे बात करते हैं, अगर हम उसे समझ सके, तो हम मोरल ट्रूथ को समझ पाएंगे। ये सोक्रेटिस का कहना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज। ओके, अभी हम चलते हैं थर्ड फेज पे। ओके, तो थर्ड फेज है प्लाटो एंड गॉर्गियस या जॉर्जियस। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन क्या है, गलती हो गया तो सॉरी, बट स्पेलिंग तो यही है। तो प्लाटो था सोक्रेटिस का स्टूडेंट। ओके, तो उसने उसी के आइडिया को थोड़ा सा और एक्सपांड किया। ओके, तो प्लाटो ना एक ऐसे टाइप का दुनिया को मतलब इमेजिन करता था या बिलीव करता था जहां पे जो अच्छा है ना दोस्तों, गुड, जो गुड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो गुड है वो हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट फॉर्म होगा। मतलब एक ऐसे टाइप का दुनिया जहाँ पे गुड इज द अल्टीमेट ट्रूथ। समझ रहे हो, जहाँ पे बस अच्छा ही हो। प्लेटो एक ऐसे दुनिया को बिलीव करता था। ओके,
अभी जो गॉर्गियस है हम लोग का, गॉर्गियस एक सोफिस्ट था। सोफिस्ट मतलब मैंने जो बोला, जो ट्रैवल करते थे। तो गॉर्गियस और प्लाटो के बीच में काफी मतलब ऑफन आर्ग्यूमेंट होता था रिगार्डिंग रिलेटिविज्म एंड परसुएशन। ओके, तो इस फेज में क्या होता था, बहुत ज्यादा मोरल डिबेट होता था। किसके किसके बीच में? प्लाटो के बीच में, मतलब आइडियलिज्म के बीच में, एंड रिलेटिविज्म के बीच में। मतलब प्लाटो बिलीव करता था आइडियलिज्म में, और हमारा गॉर्गियस बिलीव करता था रिलेटिविज्म में। ओके, जो फोर्थ फेज आता है हम लोग का, वो था द रिपब्लिक फेज ऑफ प्लाटो। ओके, रिपब्लिक जो कि एक प्लाटो का वर्क है। ओके, इस रिपब्लिक में ना प्लाटो मतलब ये जो फुल मोरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है, इसको दिखाता है। अभी रिपब्लिक में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सोचो एक अच्छा सोसाइटी है ना दोस्तों, एक परफेक्ट सोसाइटी जिसे हम कह सकते हैं, एक परफेक्ट सोसाइटी मस्ट बी रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग्स। मतलब अगर किंग फिलोसोफर नहीं है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि द इंडिविजुअल्स मोरालिटी एंड सोसाइटीज जस्टिस आर क्लोजली कनेक्टेड। फिर से समझाओ। जैसे दोस्तों, सोचो अगर किंग अगर करप्ट हुआ, तो क्या सोसाइटी अच्छा होगा? नहीं ना। यही समझाने की कोशिश किया प्लाटो ने। ओके, अभी हम एरिस्टोटल का थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, अभी एरिस्टोटल प्लाटो का स्टूडेंट है। प्लाटो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, एरिस्टोटल प्लाटो का स्टूडेंट था। ओके, तो एरिस्टोटल क्या करता है? एरिस्टोटल ना एथिक्स में थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच लाता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। तो वो बोलता है हमारा जो गोल इन लाइफ है ना, वो है हैप्पीनेस। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है उडाइमोनिया, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस। तो आपके अंदर हैप्पीनेस कैसे आएगा? आपके अंदर हैप्पीनेस तभी आएगा जब आप एक वर्चुअस लाइफ जिएंगे। ओके, अगर आपके अंदर अच्छा हैबिट होगा, तभी आप हैप्पीनेस ला पाओगे। ओके, तो यहाँ पे बोलता है प्लेटो कि, सॉरी एरिस्टोटल, सॉरी दोस्तों, एरिस्टोटल जो कि प्लेटो का स्टूडेंट था। तो एरिस्टोटल बोलता है एथिक्स ना, एथिक्स कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट क्या है? फाइंडिंग द गोल्डन मीन, मतलब परफेक्ट बैलेंस ढूंढना दोस्तों। अगर आप परफेक्ट बैलेंस ढूंढ पाए एक्सट्रीम्स में, तभी आप एथिक्स को समझ पाओगे, मतलब आप एक एथिकल जीवन जी पाओगे। तो ये कितना ये हुआ फिफ्थ फेज या फिफ्थ स्टेज। ओके, अभी हम जाएंगे सिक्स स्टेज में, जो कि है क्रिश्चियन एथिक्स। देखो दोस्तों, जैसे जैसे उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा था, तो एथिक्स ना रिलीजियस हो रहा था। मतलब उस टाइम पे मानो ऐसा बिलीव था कि अगर तुम भगवान का विल मानोगे, तभी तुम मोरल बन पाओगे। और भगवान का विल मतलब बाइबल या डिवाइन कमांडमेंट। ओके, तो उस टाइम पे कुछ थिंकर्स थे, जैसे सेंट अगस्टिन या सेंट थॉमस एक्विनस। तो ये क्या करते थे ना, ये ग्रीक फिलोसफी जो कि प्लाटो और एरिस्टोटल का था, इन ग्रीक फिलोसफी को क्रिश्चियन बिलीफ के साथ कंबाइन करना चाहते थे। ओके, तो अभी हम सेकंड सेवेंथ स्टेज पे आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन था? मार्टिन लूथर था, हॉब्स था, स्पिनोजा था, मैशियावेली था। तो ऐसे टाइप के थिंकर्स, ठीक है। और ये सब थिंकर ना काइंड ऑफ जो ओल्डर रिलीजियस एंड मोरल आइडियाज थे, उनको चैलेंज करते। कैसे चैलेंज करते? मैं बताता हूँ आपको। तो मार्टिन लूथर है ना, मार्टिन लूथर बिलीव करते थे अगर तुम्हारे अंदर फेथ है, तो तुम्हें सेल्वेशन मिल सकता है। मतलब सिर्फ अच्छाई करके तुम्हें सेल्वेशन मिलेगा, यह श्योर नहीं है। तुम्हारे अंदर फेथ भी होना चाहिए। और मार्टिन लूथर काइंड ऑफ जो चर्च का अथॉरिटी है ना, उसको थोड़ा सा रिजेक्ट भी करता है। आपको तो पता ही है, बहुत ज्यादा डिसीजन हो गया था उसके अराउंड। तो मेशियवेली है, मेशियवेली क्या करता है? पॉलिटिक्स को मोरालिटी से सेपरेट करता है। ओके, अभी मेशियवेली का एक वर्क है द प्रिंस, जो कि एक काइंड ऑफ गाइड बुक कह सकते हो एक किंग होने का या प्रिंस होने का।
ओके, तो वहां पे वो बोलता है कि जो रूलर्स है ना, रूलर्स को मोरल होना नेसेसरी नहीं है। अगर आप सोचो कि रूलर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मोरल होना पड़ेगा, आपको अच्छा होना पड़ेगा। जरूरी ये है कि आपको इफेक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रजा आपका बात माने। समझ रहे हो? तो एक और थिंकर है हॉब्स। तो हॉब्स यकीन करते थे कि जो ह्यूमंस है ना दोस्तों, हम सेल्फिश है, जो कि एक तरह से सही भी है। ओके, तो हॉब्स मानते थे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के बिना जो लाइफ है ना दोस्तों, लाइफ नेस्टी बन जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा उसके हिसाब से। अभी जो एक और थिंकर है स्पिनोजा, उन्होंने कहा था अगर आप नेचर एंड गॉड को समझोगे तो ऑब्वियसली आप वर्चू पा जाओगे उसके हिसाब से। मतलब मैं आपको सेंटेंस बोल देता हूँ, अ रैशनलिस्ट हु सेड दैट अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड गॉड थ्रू रीजन लीड्स टू वर्च्यू। मतलब अगर आप गॉड को और नेचर को सिर्फ बाइबल के नजरिए से नहीं, मतलब रीजन से, सोच समझ के अगर आप समझ गए तो आप वर्च्यू को पा जाओगे। ओके, तो अभी 8th स्टेज पे आते हैं, जो कि है 18th सेंचुरी ब्रिटिश एथिक्स। ओके, अभी जो ये वाला पीरियड है ना दोस्तों, ये वाला स्टेज, इसमें बहुत ज्यादा फोकस था रीजन, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर पे। ओके, तो यहाँ पे एक थिंकर था डेविड ह्यूम। ओके, इसके हिसाब से मोरालिटी आता है फीलिंग से, इमोशन से, रीजन से नहीं। मतलब सोचो आपके अंदर का मोरालिटी, अच्छाई या बुराई, आपके फीलिंग से आएगा। हमेशा हमेशा आप कुछ भी करने से पहले सोचोगे नहीं ना कि क्या ये करना सही होगा, या गलत होगा, आप ये नहीं सोचो। कभी कभी कुछ कुछ एक्शंस यू नो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमारे फीलिंग से ओरिजिनेट होते हैं, डेविड ह्यूम का कहना था। तो कुछ और भी थिंकर्स थे, तो ये बिलीव करते थे एक मोरल सेंस के ऊपर, एक मोरल सेंस जो हमें कहता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो जो 9th फेज है वो वापस से 18th सेंचुरी है, लेकिन ये फ्रेंच एथिक्स है। ओके, तो फ्रेंच कुछ थिंकर्स थे जैसे वोल्टेयर, रूसो, डिरॉट। ओके, तो ये बिलीव करते थे रीजन, इक्वलिटी एंड फ्रीडम में। ये लोग थोड़ा थोड़ा रिलीजियन, थोड़ा नहीं बहुत ही इनफैक्ट रिलीजियन एंड मोनार्की को क्रिटिसाइज करते हैं। ये सोसाइटी को रिफॉर्म यानी चेंज करना चाहते थे। कैसे चेंज करना चाहते थे? मोरल प्रिंसिपल लाके, ताकि लोग अच्छे बने, बेहतर बने। ओके, जो 10th स्टेज है हमारा, वो वो आता है किससे? इमानुएल कांट। Okay? अभी कांट बोलता है कि मोरालिटी जो है ना, वो मोरालिटी है कि तुम अपना ड्यूटी परफॉर्म करो, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचो। काइंड ऑफ जो कि गीता में लिखा हुआ है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कांट का थ्योरी थोड़ा सा ऐसा है। एक और थ्योरी मैं आपको बोलता हूँ, आपको सिमिलर लगेगा। एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द रूल यू वुड वांट एवरीवन टू फॉलो। मतलब आप वही काम करो या वही रूल फॉलो करो जो कि आप चाहते हो दुनिया के बाकी लोग या पूरी दुनिया फॉलो करे। ये कोट सुना हुआ लग रहा है ना दोस्तों? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, काइंड ऑफ सिमिलर है। ओके, तो जो हमारा 11th स्टेज आता है वो है हीगल एंड मार्क्स। ओके, तो हीगल के हिसाब से मोरालिटी डेवलप होता है हिस्ट्री एंड सोसाइटी से। मतलब आपको हिस्ट्री कितना पता है, मतलब आप हिस्ट्री एंड सोसाइटी, आप समझ रहे चीज की सोसाइटी क्या फॉलो करता है, क्या हिस्ट्री है आप लोगों का। okay? तो यहाँ पे बोलता है एथिक्स इज इन जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब एक पूरा कम्युनिटी कैसे फॉलो करता है कोई चीज को, ये एथिक्स है हीगल के हिसाब से। और मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स काइंड ऑफ ना ट्रेडिशनल मोरालिटी को वापस से क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि एथिक्स हमेशा चेंज होना चाहिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रगल, सोशल कंडीशन चेंज होगा, वैसे ही एथिक्स को
चेंज होना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, इस पीडीएफ में ना या इस टेक्स्ट में और भी थोड़ा सा चीजें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। ओके, जो 12 स्टेज है हम लोग का, वो है एग्जिस्टियलिस्ट, हमेशा गलती हो जाता है मेरे इसमें, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स। ओके, यहाँ पे कुछ और ऑथर्स है जो फोकस करते थे इंडिविजुअल फ्रीडम पे, चॉइस में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैं समझाता हूँ। ओके, तो एक थिंकर है किरकेगार्ड, तो उसके हिसाब से एथिक्स है पर्सनल फेथ एंड कमिटमेंट। समझ गए होंगे आपका, पर्सनल फेथ एंड कमिटमेंट। जो निश्चय है वो वापस से ट्रेडिशनल मोरालिटी को रिजेक्ट करता है दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे, अब तक बहुत सारे थिंकर्स ट्रेडिशनल मोरालिटी को रिजेक्ट करते हैं और वो इनफैक्ट न्यू वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, एक और थिंकर है सार्टर, तो वो बोलता है कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, वी मस्ट चूज आवर वैल्यूज एंड लिव ऑथेंटिकली। मतलब हमारे पास ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि हम हमारा वैल्यू, हम हमारा मोरालिटी की क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम वो खुद से चूज कर पाए। ओके, और केम्स एक और थिंकर है, इसके हिसाब से एथिक्स का मतलब है फाइंडिंग मीनिंग इन अ वर्ल्ड दैट सीम एब्सर्ड। समझाता हूं मैं आपको। तो इसके हिसाब से क्या है कि एथिक्स का मतलब है कि तुम उस दुनिया में एक मतलब ढूंढो जो कि आपको मतलब एब्सर्ड लगे, कोई लॉजिक नहीं है। है ना दोस्तों, ये सब जो बातें हो रहा है ना, ये बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें हैं, बट एथिक्स में ऐसा ही होता है। ओके, अभी जो 13 स्टेज है, जो कि लास्ट स्टेज है हमारा इसका, उसमें क्या है, रिफॉर्मर्स, यूटिलिटेरियंस, आइडियलिस्ट एंड मॉडर्न फिलोसफी। अभी कुछ यूटिलिटेरियंस है, इनके हिसाब से मोरालिटी मीन्स मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब इनके हिसाब से मोरालिटी का मतलब है क्या, ताकि तुम ज्यादातर लोगों को खुश रख पाओ। ओके, अभी कुछ आइडियलिस्ट भी थे। ओके, अभी आइडियलिस्ट क्या करते थे, आइडियलिस्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ स्पिरिट, रीजन और कॉन्शियसनेस इन मोरल लाइफ। ओके, ये था आइडियलिस्ट का। अभी जब मॉडर्न फिलोसफी है ना दोस्तों, मॉडर्न फिलोसफी continues to explore ethics in areas like human rights, environmental ethics, bioethics, applied and global ethics। मतलब मॉडर्न फिलोसफी पे हम अभी भी इन इन एथिक्स के इन एरियाज में फोकस करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्या टॉपिक है, लेट्स सी, मॉडर्न एथिक्स। ओके, तो अगर आपको देखना है अगला वीडियो तो आ जाइए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाय दोस्तों।